हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सही हों, अच्छे होंगे और अब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 6, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन, फिर इसका डेफिनेशन देखा, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक देखा, इससे कुछ जो डेलन गोलमेल के अकॉर्डिंग की जो कैपेबिलिटीज़ है वो हमने देखा, फिर प्रशासन में कैसे हेल्पफुल है वो हमने देखा और इसकी ये उपयोगिता क्या है ये है। आज जो हमारा पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है इसका, इसमें हम देखेंगे लोगों में किस प्रकार ये डेवलप की जा सकती है और इसकी कुछ क्रिटिसिज्म है वो हम देखेंगे, जिसके साथ हमारा एंड होगा। फिर इसके बाद में हम लास्ट पेपर देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो इससे आपको ये पता लगेगा जो मैंने कवर किया है क्या इसमें यूपीएससी का कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अदर जो एग्ज़ाम है एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, आरएस एग्ज़ाम, उसके लिए भी क्या है ये जो मैं करा रहा हूँ उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप अपने अनुसार जज कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन उसमें पढ़ के आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस जो लोगों में है वो कैसे डेवलप की जा सकती है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे होगा। तो हम जाते हैं चाइल्डहुड पे। चाइल्डहुड मतलब बचपन में हम कैसे चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे मोरल स्टोरीज होती है, ठीक है, प्रेरक प्रसंग होते हैं, सफल लोगों की जीवनी है, उसका अपने को अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। फिर अगला इसका स्टेप है सेल्फ इवोल्यूशन, आत्म मूल्यांकन करना। जैसे कभी क्या होता है ना कि अपने को ये सोचना चाहिए कि मैंने ये स्टेप लिया है तो क्यों लिया है, इसके क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है। जैसे अपन कभी कभी क्या होता है ना किसी से बातचीत करते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, फिर बाद में अपने को रियलाइज होता है नहीं मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। जैसे इसका मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। कभी कभी आपने देखा भी होगा, आप एक निजी जीवन का अनुभव रहा होगा कि बहुत बार ऐसी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है घरों में या अपने समुदाय के बीच में, छोटी सी हीट स्पीच के कारण। मतलब अपने कुछ भी घृणा वाक्य किसी धर्म के प्रति बोल दिया या किसी कास्ट के प्रति बोल दिया, या अपने फैमिली में किसी जो बड़े हैं उनको अपने कुछ घृणा वाक्य बोल दिया, तो उससे झगड़ा हो जाता है परिवार में। तो ये चीज़ याद रखो। अब ये कैसे सुधरेगा, तो अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बनना है तो आपको पहले सोचो कि अब लास्ट की पिछली लाइफ की अपनी गलतियाँ देखो कि मैंने क्या गलतियाँ की थी, उसे रिकॉल करो और अब मॉडिफाई करो। मॉडिफाई इन द सेंस कि अब आगे ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए ना। अब आपको यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ सीखना है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन करना मतलब आप अपने आप को पहचानो, मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं, मुझे क्या अच्छाइयाँ लानी चाहिए, उन चीज़ की इवैल्यूएशन में कोई बात बोल रहा हूँ कैसे क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप कैसी स्टडीज़ लो, कैसी स्टडी मतलब जीवन में आपने ये गलतियाँ की थी उस टाइम अगर मैं ये करता तो ये हो जाता। तो ऐसे जब आप करोगे तब एक इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर डेवलप होगी, ठीक है। अगला जो सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब जैसे उपदेश सुनना किसी के, ये पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती है इसका बहुत अच्छा, या नाटक जो होता है उसके रूप में उनको देखना। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा। सोचो कि गांधी जी पे जो हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, उनके वो नाटक को देखे थे बचपन में। उनको सोचो उन्होंने जीवन को अपना लिया उस सिद्धांत को। तो सोचो कि छोटे छोटे बच्चों में क्या देखो, छोटे बच्चे होते हैं वो उनका एक माइंड डेवलप कर रहा होता है, वो उस लर्निंग स्टेज में होते हैं, उनको जो सिखाया जाएगा वो वैसे ही बनते हैं। इसीलिए अपन जब टॉपिक 1 पढ़ेंगे तब उसमें मैं बताऊंगा कि एक वैल्यू सिस्टम डेवलप करने के लिए एक चाइल्डहुड में किस किस का रोल होता है, माँ का, पेरेंट्स का, फैमिली मेम्बर्स का, फिर पीयर्स ग्रुप्स होते हैं, स्कूल इंस्टीट्यूट का इनका क्या रोल होता है, सोसाइटी का क्या रोल है, किसी सोसाइटी है वहाँ पे। तो वैसे ही जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इन चीज़ों में भी इन चीज़ों का योगदान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गांधी जी के सोचो कि उन्होंने पूरा जीवन सत्य अहिंसा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और उसी पे अपने देश को आज़ादी दिलाई। तो वही है कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना तो ये पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, हितोपदेश हो गए, नाटक हो गए, इनका आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, तब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगी। अगला है कि धैर्यपूर्वक सुनना और समझना। ये तो ऐसे देखो कम्युनिकेशन स्किल में भी ज़रूरी है। आप जब तक किसी को अच्छे से सुनोगे नहीं, उसकी प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तभी तो आप अच्छे से उसको जवाब दे पाओगे। यही होता है गलतियाँ इमोशनल इंटेलिजेंस में। देखो मैंने पहले बताया, आप दूसरों की भावनाओं को समझना। दूसरी भावनाओं कब समझोगे आप, जब उनके वो क्या बोल रहे हो उसे ध्यानपूर्वक सुनो और सोचो कि समझो, उसकी सिचुएशन को समझो। जैसे एम्पैथी होती है, अपन एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें यही पढ़ेंगे, एम्पैथी सिंपैथी। एम्पैथी में क्या होता है कि आप दूसरों की
परानुभूति, उसकी भावना कैसे लेके सोच रहे हो कि हाँ अगर मैं इस सिचुएशन में रहता तो कैसे होता। सिंपैथी मतलब हाँ ठीक है, आप ध्यानपूर्वक सुन नहीं रहे, हाँ ठीक है मैं आपका मान रहा हूँ, कंसर्न है ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धैर्यपूर्वक सुनना और उन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने का तरीका। मैं वही बोला कि जो भी मतलब जो विवादास्पद होते हैं, ये कोई सेंसिटिव इशू है, उसे बोलने से पहले आप सोचो कि अगर मैं ये बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ये बोलता हूँ तो कैसे क्या होगा। तो वही है कि आपको दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं करना है, जो किसी का बिलीव होता है। जैसे मान लो कि आज का ये प्रेजेंट एरा में ऐसा हो रहा है कि लोग क्या होता है कि जैसे साइंस का थोड़ा बहुत क्या साइंस का नॉलेज ले लेते हैं और अपन डायरेक्ट क्रिटिसिज्म करने लग जाते हैं भगवान को, इनको, या अपने घर में भी देखते हैं जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, जो अपने से ओल्डर हैं, वो मान लो कि भगवान को मान रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनको ये बेकार है, ये है, वो है। देखो ठीक है, आप देखो आपकी इंडिविजुअल है, आप नहीं मानते हो वो आपका है। आप उनको दूसरा मान रहा है, उनकी भी तो एक पर्सनल लाइफ है ना। तो आपको डायरेक्ट उसको इंटरफेयर ना करो जब तक कि वो कुछ लार्ज सोसाइटी को हार्म नहीं कर रहा हो। अगर वो अपने व्यक्ति के जीवन में अगर आस्था है, उसको फॉलो करने दो उसको, तो मैं नहीं करना तो मत करो ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप किसी की आस्थाओं को हाथ ना करो। तो जब ये चीज़ें, अगर कौन सी सेंसिटिव इशू पे, जैसे अपन होता है कि रिलीजन को लेकर अपन एक दूसरे पे कमेंट करते रहते हैं, मुस्लिम ऐसे है, हिंदू ऐसे है, ये गलत तरीका है। आप पहले उन चीज़ों के बारे में जानो, और आपको ये सोचना चाहिए कि अवेयर रहना चाहिए कि आपको कौन सा वक्त, कौन सा शब्द कौन से वक्त बोलना चाहिए। तो ये देखो ब्यूरोक्रेसी में क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, समझो ये चीज़। इसीलिए बोलो कि इमोशनली डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। आप ब्यूरोक्रेट बन जाते हो, लीडर हो आप, तो वहाँ पे आप जो भी स्टेटमेंट बोल रहे हो वो आपको रिप्रेजेंट, सोसाइटी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए वहाँ पे इम्पोर्टेंट है किसी के बिलीफ सिस्टम पे, या मान लो सेंसिटिव इशू है उस पर कैसे आपको बातचीत करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है, मैं वही बताया था कि कैसे स्टडी बनाओ और सोल्व करो। खुद सोचो कि मान लो कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, मेरा एक क्या पक्ष रहता, मेरा इंडिविजुअल क्या पक्ष रहता। इससे क्या करना, आपको केस स्टडी में जब जाओ, आप सोल्व करेंगे यूपीएससी वाले पेपर, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो आप जीवन में ऐसे कुछ भी लो उठा के, मतलब खुद सोचो कि अगर ऐसा सिचुएशन मेरे सामने हो जाए तो मैं क्या करूँगा। इसी सबसे बेस्ट तरीका है कि ईमानदारी वाला जो होता है, जैसे मान लो कि आप सोचो कि नहीं, मैं एक मान लो कि कोई बच्चा है, कोई चोरी कर रहा है, वो पकड़ा जाता है, तो मैं अगर वहाँ होता तो क्या सिचुएशन हो, कहता उस बच्चे की मैं सिचुएशन समझता हूँ कि चोरी कर रहा है, रीजन आइडेंटिफाई करता है, ये बहुत सारी चीज़ें। तो अपने आपको केस स्टडी बनाओ, सोल्व करो, उससे ऑटोमेटिक तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस है वो डेवलप होगी। ठीक है, अगला है कि मैंने वही चीज़ इंपॉर्टेंट बोला है कि जब भी देखो आप फैमिली में कौन सा फंक्शन हो रहा है, कैसे आपको रिएक्ट करना है। मान लो खुशी का माहौल है तो खुश रहो, अगर दुखी वाला माहौल हो तो आप वहाँ पे कुछ नहीं, हंसना चिल्लाना नहीं हो सकता। आपको वहाँ के लोगों की संवेदनाओं को समझना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे आप सोशल प्रोग्रेस है ये। आप जैसे समाज में मिलोगे जुलोगे लोगों से तो ऑटोमेटिक वो डेवलप होती है, एक ये तरीका है। अगला है सोशल कनेक्शन, लोगों से सामाजिक संपर्क बनाओ आप। ठीक है, और दूसरी बात है कि अपने आप को ट्रेंड करो लोगों की इमोशन समझने के लिए और अपने इमोशन पे कंट्रोल करने के लिए, और संयमित करना और सामाजिक बनाने का प्रयास करना। वही है कि देखो कभी क्या क्या होता है कि अपनी यूपीएससी की तैयारी में अपन एक थोड़े कमरे में जाके सिमट जाते हैं, किताबों से वहीं तक जीवन रह जाता है। ये बहुत गलत तरीका है। आपको इंटरेक्ट करना चाहिए पीपल से, फिर उसके बाद में दो लोगों की भावनाओं को भी समझो। अरे वो कुछ प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनो। ये अच्छा तरीका है। ऐसा नहीं कि आप किताबों से सीख सकते हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी अपन जीवन के बाहरी अनुभव से भी अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसमें वही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए आपको सोशल कनेक्शन, लोगों से मिलना जुलना चाहिए और अपने आप को ट्रेंड करना चाहिए। ट्रेंड कब करोगे, जब आप लोग अपने भावनाओं को पहचानोगे, दूसरों की भावनाओं को पहचानोगे। तब कब पहचानोगे, जब लोगों से आप मिलोगे जुलोगे, तभी चीज़ें होगी ना। तभी आपको पता लगेगा मैं कितना कंट्रोल कर पा रहा हूँ अपने इमोशन में, सामने वाले को कितना मैं समझ रहा हूँ। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली होता है इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने का, डेवलप करने का तरीका। गलती होने पर झूठ मूठ का बहाना नहीं बनाना चाहिए। और बहमी, जब कभी मान लो कि आपको डर लग रहा है तो आप खुल के व्यक्त करो। अगर आपने कुछ गलती की है तो आप उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, और आप मान लो कि किसी चीज़ से आपको डर लग रहा है, फियर है आपके अंदर, उसको एक्सेप्ट करो, खुलकर व्यक्त करो, किसी को बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं क्या होता है कि अपन यूपीएससी में तैयारी करते जाते हैं, कमजोरी अपन किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। अरे भाई किसी को तो बताओ, हो सकता है आपको सोल्यूशन मिले वहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि झूठ मूठ का बहाना, जैसे मान लो कि मैं देखा हूँ यूपीएससी में, देखो कहाँ पे करना चाहिए, देखो सेंसिटिविटी होने, मतलब संवेदनशील होना चाहिए आपको। जैसे मान लो कि आप यूपीएससी जब तैयारी करते हैं तो अपना कहते हैं फ्रेंड सर्कल जितना बहुत सीमित हो जाता है। ठीक है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल है। पर मान लो कि आपके फ्रेंड है, खास कोई फ्रेंड है जो भी है, उसको ज़रूरत है और एमरजेंसी ज़रूरत है,
मान लो कि कुछ भी है, तो आप ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर मत करो, झुठलाओ मत उसको। तो आप अगर उसकी हेल्प कर सकते हो, थोड़ा टाइम दे सकते हो तो दो आप, ये बहुत अच्छा तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं हूँ, अभी मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पर्सनल टू पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें बंद के आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिविटी की समझो। हाँ देखो, आपको लग रहा है कि वो टाइम पास के बोल रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हो कि आप बोलोगे नहीं पढ़ाई, पर वो आप एकदम हॉनेस्टली रिप्लाई होना चाहिए कि हाँ ठीक है, नहीं ब्रो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, बाद में अपन देखेंगे, ठीक है। परंतु हाँ, अगर वो सामने वाला बंदा मान लो कोई किसी चीज़ को लेके परेशानी में है, आपको उसको उस टाइम देखो, ये आप भी मतलब सोचो यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो और आप लोगों में अभी सेंसिटिविटी नहीं है, तो क्या मतलब है फिर आप आगे जाके, तो वही होगा फिर, ठीक है। वह अगला पॉइंट है इसमें कैसे डेवलप करना है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अच्छी अच्छी मूवीज़ देखनी चाहिए। इससे भी एक तो क्या सेल्फ अवेयरनेस आती है, ठीक है, एक सोशल अवेयरनेस आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बढ़ावा मिलता है। जैसे मैं बताता हूँ, इमोशनल मूवीज जो है, जिसमें मान लो कि आपके अंदर ऐसा नहीं है, कंपेशन वाला भाव नहीं है, तो उन चीज़ों को डेवलप करने के लिए आप ऐसी मूवीज़ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होना चाहिए ये, मतलब मूवीज़ आप देखो, जैसे एक मदर इंडिया करके मूवी है, बहुत अच्छा मूवी है, मैंने भी देखा है, कभी देखना, मतलब रियलिस्टिक में मतलब क्या है, मतलब बहुत अच्छी मूवी लगेगी। तो ऐसी मूवी देखना चाहिए जो आपको इमोशन को डेवलप करे, इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला वही है कि जो भी अपने बड़े बुजुर्ग, में वही बोला था पहले भी अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो अपने से ओल्ड एज है, पेरेंट्स है, दादाजी है, चाचा वाचा है, इनके पास देखिए जीवन का अनुभव होता है, इनको अपना रोल मॉडल बनाओ, ठीक है। अब इनका मतलब रेस्पेक्ट करो, वहाँ से आपको सीखने मिलेगा, उनके निजी अनुभव से, जीवन से सीखो, उन्होंने किस समय कैसा बिहेव किया, या उन्होंने भी लाइफ में कभी गलतियाँ की होगी, आज भी उनको पश्चाताप होता है कि शायद मैंने वो गलती नहीं की होती। तो आप इनसे जब सुनोगे, उनसे बातचीत करोगे, तो जीवन में आपको भी लगेगा कि अरे हाँ, जब मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आनी है तो मुझे क्या डिसीजन लेना है, उन्होंने क्या लिया था इसलिए वो नुकसान हो रहा है, क्या मान लो कि उन्होंने कोई अच्छा डिसीजन भी लिया हो, तो आपको भी उनके लिए अवेयर रहना है और अपने आप को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे मान लो कि आप घर में बड़े हो, या मान लो कि अभी जैसे आपके छोटे भाई बहन है, वो मान लो कि आप 10th-12th में है, तो वो आपको अब देख रहे हैं आप कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो आपको रोल मॉडल के रूप में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस नहीं रहोगे तो आपको क्या होगा कि जो जनरेशन आपको फॉलो कर रही है वो नेगेटिव, मतलब वो ये ना कि उनके अंदर एक नेगेटिव होगा आपके प्रति, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे होता है किसी पर्सनल चॉइस है, सिगरेट पीना, शराब पीना, ठीक है, आप वो देखो सबका इंडिविजुअल इश्यू है। अब आप ये देखो कि एटलीस्ट चलो ठीक है मैं पी रहा हूँ, पर किसी को, मैं दूसरों को तो नहीं सिखाना ना। जैसे मान लो कि मैं पी रहा हूँ तो ठीक है, अपना पर्सनल जाके पीने हो, फ्रेंड सर्कल जो यहाँ पी रहे हो पियो, पर नहीं ऐसा नहीं कि आप छोटे भाई बहनों के सामने पी रहे हो, वो बहुत गलत है, क्योंकि वो उनको मोटिवेट करेगा इस चीज़ के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने आपको एक रोल मॉडल के रूप में अपने को रखना चाहिए, ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस तभी डेवलप होगी जब आप हेल्दी, आपका बॉडी रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसफुल माइंड रहे, ये तभी होगा। आप एंजाइटी में हो, आप बीमारियों से ग्रसित हो, तो कभी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हो। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वही है कि हेल्दी फूड लो आप, हेल्दी आपका हेल्थ, मतलब हेल्थ अच्छा होना चाहिए आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगी, ठीक है। अब आपको आते हैं चाइल्डहुड पे, जो चाइल्डहुड पे देखो सब एक सी बात है कि उनको ट्रेंड करो आप। जैसे मान लो कि घर पे हो तो घर पे बताओ कि ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, कंट्रोल, खुशी हो गई तो ज़्यादा, ठीक है कंट्रोल। अब स्कूल में कोई बच्चा जा रहा है, उसको वहाँ पे टीचर को ट्रेंड करना चाहिए कि नहीं देखो कैसे इमोशन पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या है, उनको ट्रेंड करो, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आप उनको ट्रेंड कर रहे हो बच्चों को, जैसे घर में भी होता है ना, कोई बच्चा मतलब कोई शरारत कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल, जब वो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है तो घर वाले डांट देते हैं उसको। तो ये चीज़ याद रखना कि सीमित मात्रा में या कंट्रोल्ड वे में थोड़ा दंड देना या थोड़ा विरोध करना वो ज़रूरी है। ये बहुत, देखो दंड मतलब वो तरीका गया है आजकल जो डंडे की पिटाई पे सुधारते थे, पर नहीं, कभी कभी क्या होता है कुछ डांटना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो क्या होता है कि बच्चा फिर उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, नहीं। तो वो बच्चा जब पता लगेगा ना कि देखो यही होता है, जैसे घर में यही होता है कि कोई बच्चा है, कोई शरारत कर रहा है, तो घर वाले उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि शरारत किस लेवल तक है। जब उनको पता लगता है कि शरारत दूसरों के लिए हानिकारक भी हो सकती है, तो उसको कंट्रोल कर देते हैं, उसको डांटते हैं, नहीं ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे मैं बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो यही है, अपन पढ़ेंगे वैल्यू सिस्टम कैसे जनरेट होता है। कोई छोटा सा बच्चा है मान लो, उसको ये पता नहीं चोरी क्या होता है, ये नहीं होता है, सोचो वो कैसे सीखता है। मान लो घर से किसी दूसरे घर के किसी सामान ले आया,
तो मान लो ले आए ऐसे खेलते खेलते, मम्मी बोलेगी नो नो नो, ये गलत बात है, और आगे से दोबारा कभी ऐसा किया तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब बच्चों को सोचो वैल्यू सिस्टम ऐसे जनरेट हो रहा है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जब उसको पता लग गया कि ये गलत काम है, तो अब आगे से क्या रहेगा, सेल्फ अवेयर रहेगा और आगे से काम नहीं करेगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर डेवलप हुआ ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर दूसरे अपन इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए जो फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली में पीसफुल है, लोग अच्छे तरीके से एक दूसरे से रिएक्ट बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, तो वो जो बच्चे होंगे वहाँ जो डेवलप कर रहे हैं वो भी वैसे ही होंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जिसमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वुमेन्स का रेस्पेक्ट नहीं होता है, तो वो बच्चा भी क्या करेगा, वो भी यही करेगा। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के डेवलप करने परिवार का मतलब डिसीजन में कैसा है, वुमेन को पार्टिसिपेशन लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है, तो जैसा फैमिली होगा वैसे ही बच्चों के अंदर डेवलप होगा और वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस बनेंगे वो। ठीक है, फिर वही है कि जो फैमिली मेम्बर है उनके बीच में कैसा संबंध है। ठीक है, या मान लो कि आप ऑफिस में हो तो ऑफिस में लोगों के साथ कैसे संबंध है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, उसके बाद में जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, टीचर कैसे हैं वहाँ पे, तो वही तो ट्रेंड करेंगे ना। ठीक है, और वो ये है कि वो बच्चों को जो बिहेवियरल एजुकेशन है वो कैसे सिखा रहे हैं। देखो बुक तो खुद भी पढ़ सकता है, खुद सोचो कि जैसे आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, जैसे जब से कोरोना पेंडेमिक आया है तब से देख रहे हैं कि ऑनलाइन है, पर तुम देखो इसका बहुत सारे नकारात्मक भी है। अब क्या हो गया कि एजुकेशन मतलब नॉलेज बेस्ड नहीं, बिहेवियरल एजुकेशन कौन सिखाएगा। सोचो तो ऑनलाइन सब्सिट्यूट नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, आप अभी जो है सीनियर उसमें है, पर सोचो कि वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि कैसे बिहेव करना, आप जब क्लास में जाओगे तभी तो होगा। आप टीचर को रेस्पेक्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं, यहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो कोई पता नहीं है। तो सोचो कि वो चीज़ें तो वहीं पे मिलेगी ना। तो जो स्कूल है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का टीचर्स कैसा है, उसका वर्किंग मेथड कैसा है। जैसे बहुत सारे टीचर होते हैं ओनली बस पढ़ाने से मतलब रखते नहीं, उनका कैसे बच्चों के कैसे साथ वो जुड़ पा रहे हैं, बच्चे उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके जो इमोशन है उसको बच्चों की इमोशन समझना, भाई वो किस एज में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या है उसके साथ कैसे बिहेव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गए टीचर जो डंडे से चोट से मारते थे नहीं, अब ज़रूरी है बच्चों की भावनाओं को समझो और उसके साथ रिएक्ट करो। जब बच्चा ये चीज़ जीवन में अनुभव करेगा कि टीचर ने मैं देखो मेरी भावना समझा, उस टाइम ऐसे रिएक्ट किया, तो वो जो आगे जाके वो अगर टीचर बनेगा, सोसाइटी में कुछ भी लीड करेगा, तो वहाँ पर वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करेगा। ठीक है, फिर अगला है कि जो भी देखो मैं वही बोला हूँ, स्टडी के अलावा जो भी है उनसे बहुत कुछ सीखना। जैसे मान लो कि स्पोर्ट हो गया, ये कोई रंगमंच पे वो कर रहा है, नाटक कर रहा है, ये वाद विवाद डिबेट में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, या करंट इशू पे कुछ चर्चा कर रहा है, तो इनके द्वारा भी इमोशनल इंटेलिजेंस सीखा जा सकता है। मैं ये बताता हूँ, जैसे आप मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेला आपने, मैच हारा है, तो उस टाइम क्या रोल होना चाहिए। मैं तो आपने सीखे थे ना अपन कि भाई टीम वर्क है, तो टीम वर्क में आप लीड कर रहे हो, मतलब कैप्टन हो आप किसी टीम के, तो आप जैसे मान लो कि आप जो अपने जो है मेंबर्स है, अपने खिलाड़ी हैं, उसको कैसे मोटिवेट करके रखोगे। हार जाते हो तो अगले मैच के लिए आप कैसे करोगे, जीत जाते हो तो कैसे अपने को बी कंटिन्यू कैसे कंटिन्यू करना है। तो सोचो ये खेल खुद से तो आएगा। नाटक रंग में जो एक दूसरे की सहायता करना, रोल भूमिका निभाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो इससे इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी होती है जो स्कूल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोला हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको कैसे प्रायोरिटी देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है। अब अगला है कि भारतीय जो इंडियन कल्चर है वो कैसे अपने जो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में सहायक होता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे जो होता है ना कि जो शील गुण होते हैं, सदाचारी जो गुण होते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, देखभाल करना, अध्यापकों के प्रति श्रद्धा भाव रखना, ये अपने जो इमोशन होते हैं ना वो उसको डेवलप करता है। जैसे मान लो टीचर है तो उसकी रेस्पेक्ट करना, ठीक, बड़ों के साथ पैर छूना, ये चीज़ें, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस ही तो है कि आप कैसे सामने वाले को देखा कि अरे हाँ ये उस लेवल का व्यक्ति है, उसको कैसे बिहेव करना, छोटा बच्चा है तो उसके साथ कैसे प्यार से बात करना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आ रही है ना, तो सोचो इंडियन कल्चर ही इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाता है। ठीक है, अगला अपन इसमें कुछ देखेंगे, जैसे जैन दर्शन में होता है कि जैसे अपने जो आपके इमोशन आ रहे हैं उसका मैनेजमेंट करना और उनका रेगुलेशन करना। ठीक है, जैसे उसको बोला जाता है जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों पे विजय पा चुका है। ठीक है, और वो इसी में अपन और देखेंगे, जैसे भारतीय परंपरा में जैसे होता है, जो अपने रिलीजन होता है उसमें सिखाया जाता है, जैसे फास्ट करना। तो फास्ट करना अपना, सोचो भूख लग रही थी
फास्ट किए आप, उस दिन अपने आप को कंट्रोल करोगे। तो कंट्रोल करना आया ना, आपकी इमोशन पे कंट्रोल करना आया ना, तो वैसे सोचो कि जब आपको क्रोध है, ये सब चीज़ें, तो धीरे धीरे आप कंट्रोल करना सीख जाओगे, सेल्फ पे कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो इमोशन में है ना कि अपने इमोशन को कंट्रोल करना, तो सीख रहे हो ना। तो देखो भारतीय परंपरा भी है, ये अपने सिखाती है। और इंटरपर्सनल कैसे अपने को रिएक्ट करना चाहिए। जैसे मान लो कि अपन फास्ट कर रहे हैं, तो अपने पता है कि मुझे भूख लग रही है, फिर भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो भविष्य में जब आप मान लो कि गुस्सा आ रहा है, तो अपने आप को कंट्रोल करोगे ना। तो यही इमोशनली इंटेलिजेंस को डेवलप करने के तरीके हैं। ठीक है, इसके आगे अपन वो देखते हैं कि जो भारतीय दार्शनिक परंपरा रही है, उसमें भी हो वही है कि जैसे अज्ञान और तथा राग देश को जीवन को दुखों का मूल कारण बताया गया है। ठीक है, तो इसीलिए अपने को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि नॉलेज हो तभी अपने किसी चीज़ के बारे में बोलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बहुत मैं देखा हूँ कि किसी का अदर रिलीजन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, ऐसे कमेंट कर रहे हैं। या किसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, उनके बारे में कुछ भी जानते नहीं, उसके बारे में नहीं, जो सुनी सुनाई बातें हैं, ये बहुत गलत तरीका है। ठीक है, अगला जैन दर्शन में एक और चीज़ बताया गया कि बंधन का जो निराकरण के लिए 3 रत्न होते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र पर बल दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला अपन है कि मनुष्य को आचरण के नियमन के लिए जो बौद्ध दर्शन है, उसमें पंचशील की अवधारणा है। तो ये सोचो कि किसके लिए है, सेल्फ कंट्रोल के लिए। सेल्फ कंट्रोल के लिए पंचशील का जो सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है योग दर्शन, जिसमें प्राणायाम के माध्यम से अपने मनोभाव को नियंत्रित कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, अपने ये देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप किया जाए, मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए। और ये यूपीएससी ने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है। एक बार 1 मिनट अपन वो क्वेश्चन देखते हैं, उसके आपको बहुत क्लियर होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस वास्तव में जो अपने पढ़ा है। अभी एक टॉपिक और बचा है बस, पर मैं आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ कि मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ कैन बी इट डेवलप इन पीपल, हाउ डज इट हेल्पफुल इन इंडिविजुअल इन टेकिंग एथिकल डिसीजन। देखो इस हिंदी में मैं पढ़ के बताता हूँ। भावनात्मक प्रज्ञता क्या होता है और यह लोगों में किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का नैतिक निर्णय लेने में कैसे सहायक होता है। तो अभी जैसे अपने पार्ट पढ़ा और इसने पहले से अपन में बता चुका हूँ, तो एकदम जो इस क्वेश्चन का आप मॉडल अब आप आंसर लिख सकते हो और आप उसके बाद ग्रुप पे अपन सेंड करो। तो ये मतलब बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करा है। देखो अब कुछ अपन देख लेते हैं जो आरपीएससी या एमपीपीसीएस में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने जो कंप्लीट करा इससे बाहर नहीं जाएंगे। देखो देखना आप, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो अपन ने पढ़ा है ये। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन द रेफरेंस टू द गवर्नमेंट, ये भी अपने पढ़ा है। द यूटिलिटी एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा है। क्लियरफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तो अच्छे तरीके से किया है। एक बार आरपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा इसे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशन फॉर इफेक्टिव एंड सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो सोचो कि ये अपने जितना भी पार्ट किया है कंप्लीट इसमें सारा है। और इसका आगे एक बार और यूपीएससी ने 2018 या 19 में पूछा है क्वेश्चन, तो आप वो देख लेना। ठीक है, तो मेरा पर्पज़ है कि जो अपन ने टारगेट किया है इस 5-6 लेक्चर क्लासेज में, वो एकदम पूरा अपना टू द पॉइंट है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को साथ में लेकर, साथ में ही आपके जो आने वाले फ्यूचर में क्वेश्चन है उसको भी अपने मैंने टारगेट किया है। तो देखो अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो अपना बचा है, दैट्स इज फाइनल। देखो अब ये कि कुछ लोग है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस आपने देखा इसके बहुत सारे फायदे हैं, सबको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज किया जा सकता है, जनरल लाइफ में कैसे यूज किया जा सकता है, ये है। परंतु कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। देखो हर जगह क्रिटिसिज्म रहता है, और वो क्रिटिसिज्म होता है वो सुधारने के लिए होता है, ये चीज़ याद रखना। लाइफ में अगर आपको कोई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो सुन आप उनकी बातों को इग्नोर मत करो या उनसे बुरा मत मानो, आप उनकी बातों को सुनो। क्रिटिसाइज करने का मतलब कि आपकी कुछ अंदर कमियां हैं तो आप उनमें सुधार करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कबीर का एक दोहा भी है, शायद आपने भी सुना होगा, कि वो बोलते हैं कि जो आपके पास जो आपकी बुराइयां करें उन लोगों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वो लोग आप में सुधार चाहते हैं। और जो आपकी तारीफ करें उन लोगों से दूर बना के रखो, ये ज़रूरी है कि नहीं तो प्राउड होगा, फील होगा, वो आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। अगर आप क्रिटिसिज्म जो लोग आपके कर रहे हैं तो आप कुछ अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित रहोगे। ठीक है, अगला अपन है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो अपन इसको 2 रेस्पेक्ट में देखेंगे। एक जो मान लो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, देखो मैं वही बोला हूँ, देखो इमोशनल इंटेलिजेंस अपन ने देखा ना, इमोशन प्लस इंटेलिजेंस दोनों होना चाहिए। अब इसमें मान लो कि इमोशन का ज़्यादा प्रभाव आ गया, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है ना कि आपके डिसीजन को नेगेटिव रूप में प्रभावित करेगा। ठीक,
अगला है कि इंटेलिजेंस का ज़्यादा आ गया, अगर आपको इमोशन नहीं है तो इमोशन लेस पीपल हो जाओगे, तो वो भी आपके डिसीजन को प्रोवाइड करेगा। तो उसी सेंस में नेगेटिव जो क्रिटिसिज्म बोला गया उसी सेंस में बोला गया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस रेगुलेटेड वे में, इमोशन विथ इंटेलिजेंस वो होगी, वो अच्छा है। परंतु अगर इमोशन ज़्यादा हो गया या इंटेलिजेंस ज़्यादा हो गया तब वो नुकसानदायक होगी। इसलिए बैलेंस होना चाहिए। तो अपन वो देखते हैं। अब वो है कि जैसे बोला जाता है कि जो अगर मान लो कि ब्यूरोक्रेसी अगर पूरा इमोशन पे आधारित हो जाएगा, इंटेलिजेंस का यूज ही नहीं कर रहा, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि वो इमोशन ज़्यादा हो जाएंगे, इंटेलिजेंस कम है, या फिर इंटेलिजेंस ज़्यादा हो गया इमोशन नहीं है, तो फिर क्या नेगेटिव है इंपॉर्टेंट वो अपन देखेंगे। फिर बोला कि हमें अकसूल बनाती है। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो इसका बेनिफिट है ये तो भाई प्रभावी इफेक्टिव बनाती है। परंतु अगर मान लो कि इमोशन ज़्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, हम अकसूल हो जाएंगे। मतलब स्वाभाविक सी बात है। जैसे मैंने कोई स्टोरी भी सुनाई थी ना कि वो ब्यूरोक्रेट था, वो गरीबों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। अब वो लोग इसका नकारात्मक फ़ायदा उठा लिए। सब लोग जो अमीर थे वो भी गरीब कपड़े पहन के आ रहे थे उसके पास हेल्प करने के लिए, और वो सोच रहे थे कि नहीं मैं गरीबी के लोग हेल्प कर रहा हूँ। नहीं, तो समझना उसके इमोशन का फ़ायदा उठाया ना, तो सोचो ब्यूरोक्रेसी में तो अकसूल बना देगा ना आपको। ठीक है, अगला है कमजोरी का चिन्ह है। अब जैसे मान लो कि आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, सामने वाले की फीलिंग को आपको सुना और आप रोने लग गए या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आपको कोई भी आपका मिसयूज कर सकता है। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मान लो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में गए। ठीक है, आप जैसे मान लो मैं वो एग्जांपल दिया था आपके रोड खाली कराने वाला। अब मान लो कि बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, आपको देखो ड्यूटी भी तो सर्व करना है ना। तो अगर आप भी इमोशन में आ गए, वहीं पे आप रोने लग गए, नहीं आपको भाई आपको ड्यूटी भी एग्जीक्यूट करना है। तो इमोशन को कंट्रोल, ठीक है, इसीलिए बोला कि नेगेटिव एक्सेप्ट बोला जा रहा है, कमजोरी का है। ठीक है, अगर मान लो कि आप वहाँ पे रोने लगे तो आप आपकी ड्यूटी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, तो कमजोरी होगी ना। परंतु नहीं, अगर अपन जो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर बैलेंस रूप में होते हैं तो मजबूती का चिन्ह है ये, आपका मतलब डिसीजन लेने में आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, अगला इसे कमजोरी है कि अच्छे निर्णय में हस्तक्षेप करती है। और स्वाभाविक सी बात, अगर आप इमोशन पे आप ज़्यादा हो जाओगे हावी, तो आप जो डाटा फैक्ट है इसके बीच में दूसरे के लोगों की भावनाओं को समझना, उसमें आप अच्छे तरीके से कोरिलेट नहीं कर पाओगे, और कैसे अपना जो कार्य है उसको कैसे फुलफिलमेंट करना उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, अगला हमें भटकाती है। वो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे मान लो कि आपका कार्य है लोगों की सेवा करना, अब मान लो पता लगा कि कोई गरीब लोग झूठ माट आपके बन के आ रहे हैं, और आपका जो लक्ष्य है उससे भटक जाओगे ना आप। या मान लो कि आपकी इमोशन है, आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर रहे हो। जैसे यूपीएससी की तैयारी में होता है कि अपन नहीं हो रहा है तैयारी, तो आप अपना इमोशन पे मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, गलत डिसीजन ले लिए, अलग रास्ता चुन लिए। ठीक है, तो ये होता है, हमें भटकाती है। फिर इसका अगला नेगेटिव बोला गया है कि लॉजिकल जो आता है आपका एस्पेक्ट है उसमें बाधा डालती है, और जो आपका लॉजिकल थिंकिंग है उसको आपको स्लो करती है उसके प्रोसेस को। ठीक है, देखो ये मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप ये तब है इमोशनल इंटेलिजेंस का नेगेटिव इम्पैक्ट, जब इमोशन आपके अंदर ज़्यादा आ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है इंटेलिजेंस का कम यूज होगा। इंटेलिजेंस का कम होगा तो आप लॉजिकली कम सोचोगे। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है उस टाइम। ठीक है, पक्षपाती व अन्यायी होना, मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कि आप अगर इमोशन ज़्यादा आ गई तो गरीब लोगों पर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे, तो उस लोग को मिसयूज करेंगे तो आप दूसरे जो अदर पीपल है उनको लगेगा कि इनके प्रति ये पक्षपाती हो रहे हैं, अन्यायी है। ठीक है, फिर वही है कि तटस्थता की जो है कमज़ोर करती है। स्वाभाविक सी बात है, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप तटस्थ रहना तो उसके प्रति आपको कमज़ोर करती है। जैसे घर वालों के प्रति मान लो कि आप ब्यूरोक्रेसी में हो, घर वाले आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो आप उनके प्रति हो जाओगे। ठीक है, तो अपने जो वैल्यू सिस्टम है उसके प्रति आप दृढ़ निश्चित नहीं रह पाओगे। अगला है ऑब्जेक्टिविटी के जो डाटा होते हैं उसके प्रभाव को रोकती है। ठीक है, जैसे इसका मैं बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मान लो कि आप मान लो कि IAS अधिकारी हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट निकालना है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखो क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हो, वस्तुनिष्ठता आपके अंदर है, तो आप फैक्ट डाटा उसके बेस पे आप किसी को प्रोजेक्ट दोगे। पर नहीं, आपका मतलब इमोशन आपकी मम्मी है, नाना कोई आपको फ़ोन करे, नहीं बेटा मेरा ये बेटा बेरोजगार बैठा है, इसको आप दिला दो, मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा। अगर आप मान लो इमोशनली ज़्यादा हो गए तो सब एक सी बात है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव डिसीजन है उसको भी आपको इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगला योजना को उलझाती है। वही है कि देखो ना, जब आप मान लो ब्यूरोक्रेट हो, आप मान लो प्लानिंग कमीशन में जा रहे हो, आप योजनाओं को फॉर्मुलेशन में कर रहे हो, अगर ज़्यादा इमोशनली हो गए तो गरीबों के प्रति सब कुछ मतलब समझ रहे हो आपको हर समाज के हर एक्सेप्ट को देखना है। फिर उसके बाद मान लो किसी धर्म प्रति विशेष के प्रति इमोशन ना हो जाए, ठीक, या किसी धर्म के प्रति नेगेटिव इमोशन आपके अंदर डेवलप नहीं हो जाए जब ये पॉलिसी फ्रेमिंग कर रहे हो। ठीक है, फिर वही है कि अगला की जो अपना मैनेजमेंट है उसका वीकनेस लाता है, वो सब एक होता है। तो ये चीज़ अपने देखी कि कुछ इसकी क्रिटिसिज्म है, तो मैंने वही बोला है कि ये क्रिटिसिज्म कब है, जब आपका इमोशन ज़्यादा हो जाए, या जब इमोशन ज़्यादा है इंटेलिजेंस बिल्कुल कम हो जाए, या इमोशन बिल्कुल कम हो जाए और इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हो जाए।
ठीक है। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लो कोई बच्चा आपसे स्टोरी शेयर करने आया है, ठीक है, लव स्टोरी शेयर कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम है, ठीक। अब आप ये मानते हो कि आप बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ ली हो, बायोलॉजिकल पढ़ ली हो कि अरे ये तो एक केमिकल लोचा है तो अब आप उस बच्चे को कैसे सोचो कि कैसे आप उसकी सिचुएशन को समझोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपकी इमोशन है ना वो कम हो गया, इंटेलिजेंस ज़्यादा हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या, बैलेंस। इमोशन और इंटेलिजेंस बैलेंस, देखो ये अंतर है, ठीक है। परंतु देखो एक चीज़ याद रखना कि जैसे मान लो कि अगर अब इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, जो अभी न्यू मॉडर्न स्नायु साइंस है इसके बारे में बताया गया है। तो ये बोलती है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहती है, ठीक है, और आपको सेल्फ मोटिवेट करती है, आपकी लॉजिकल पावर को बढ़ाती है, जो आपका ट्रस्ट है और लोगों के प्रति जो संपर्क का कनेक्शन है उसका डेवलप करती है, और जो आपके एथिकल वैल्यूज़ है उसके लिए आपको सक्रिय करती है, ठीक है, महत्वपूर्ण सूचना या सुझाव उपलब्ध कराती है, और एक इनोवेशन को डेवलप करती है, ये क्रिएटिविटी को डेवलप करती है, और आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाती है। तो ये अपन ने देखा, देखो मैंने वही बोला ना, नेगेटिव पार्ट क्यों लोग इसे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जब आप इमोशन को ज़्यादा प्रायोरिटी या कभी आप इंटेलिजेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, उस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि आपका ये क्यों नेगेटिव है, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई थिंक मैंने आपके जो भी डाउट है या आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को क्लियर किया। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि सर इसमें कुछ पार्ट्स रहा है, जहाँ तक मैंने देखो 3-4 बुक पढ़ के बहुत अच्छा से कवर किया, आपको ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, पहली बात। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर इसमें कुछ पार्ट रह गया है या हमें समझ में नहीं आया, तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका एक नया वीडियो बनाएंगे उस पर। और देखो मैंने अब इस डायमेंशन, आप इस वीडियो को सुनो, उसके बाद में लास्ट पेपर पे जाओ, फिर आप मुझे बताना दिल से कि आप कैसा फील कर रहे हो। पहले आप है ना, मान लो कि जैसे आपने पहले कभी पढ़ा हो क्वेश्चन, यूपीएससी पेपर देखा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जब ये वीडियो सुना उसके बाद में अब फिर आप क्वेश्चन पेपर पे जाओ, फिर आप कैसा फील करो, मैं बताऊँ बहुत अच्छा लगेगा। आप ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत ईजी है, जो पढ़ाया गया उसी में से, मतलब समझो मेरा है कि एकदम बिल्कुल ईजी आपको लिए प्रोसेस को करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी हेल्प हो तो मुझे बताओ, इसके अलावा जो भी कमेंट आप करो मैं उसके लिए हमेशा रेडी हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम फिर लाएंगे क्लास, चैप्टर 3 अपन कंप्लीट करेंगे, टॉपिक नंबर 3। फिर उसे धीरे धीरे अपन मैं सारा कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही चीज़ कंप्लीट होगा उसके बाद में ऐसे, फिर उसके बाद में अपन शुरू करेंगे और जीएस के जो पार्ट है। थैंक यू सो मच, और कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।